हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। मेनली अभी आपका यूपी सीनेट का एग्जाम तो हो चुका है और मोस्टली बीएससी नर्सिंग के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो भी हो रहे हैं। लेकिन आज का हम लोग जो लेक्चर देखने वाले हैं वो है पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट। तो जो यूपी सीईटी का एग्जाम है और जो भी अदर स्टेट्स में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी के कोर्स में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनको देखेंगे। इसका एक लास्ट लेक्चर भी आया क्योंकि हमने लिया। बाकी अभी हमारे चैनल पर पैरामेडिकल सीरीज में ही ऑलरेडी बायो के 4 मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था, ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस यही वाले मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ से या फिर इन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड ही मिलेंगे। तो अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, अच्छे से रिविजन नहीं हुआ है, तो ये लेक्चर्स आपको रिविजन में हेल्प करेंगे, एग्जाम से पहले आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करने में हेल्प करेंगे। और आप अगर इन लेक्चर्स को भी ध्यान से पढ़ते हैं तो एग्जाम में सिलेक्शन की चांसेस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी तक आपकी प्रिपरेशन होपफुली बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन अगर अभी आपको कोई डाउट है, आपने पढ़ाई कर रखी है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पर भी कोई लेक्चर्स वगैरह नहीं है, टेस्ट सीरीज है। आपको यहाँ पे कुछ टेस्ट मिलेंगे जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। इन टेस्ट को आप देखकर, इनके सोल्यूशंस देखकर अपने रिविजन को चेक कर सकते हैं, अपने रिविजन को सही कर सकते हैं। सही तरीके से रिविजन करेंगे तो कॉन्सेप्ट का क्या आपका लेवल है वो चेक कर सकते हैं। आपको किस कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपके वीक होंगे, होपफुली एग्जाम से पहले आप उनको सही कर लेंगे और एग्जाम में जाकर कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप हमारी जो ऐप है टारगेट गुरुकुल ऐप, वहां पर जाकर इस बैच को चेक कर सकते हैं। एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे। यूट्यूब पे तो कुछ लेक्चर्स ही आ रहे हैं और हम इसमें वैसे भी ऑन लेक्चर बेसिस भी कुछ ही क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। एक लेक्चर में मैक्सिमम 25-30 क्वेश्चन, लेकिन आप इसमें जाकर इस टेस्ट सीरीज के टेस्ट को अटेम्प्ट कर मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर सकते हैं। अभी भी बैच का प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, 149। अभी तो आपका एग्जाम बहुत ही पास में आ गया है, तो आई होप अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप यहाँ से उनको सॉल्व कर पाए। बाकी आप चलते हैं आज के लेक्चर पे। तो जो लास्ट लेक्चर था वो काफी इंपॉर्टेंट हैंड पिक्ड क्वेश्चंस थे। तो जो भी क्वेश्चंस आपके टीचर्स ने अभी तक निकाले हैं, जितने भी पहले आ चुके हैं, उनमें से इनको जो समअप किया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सीनेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस ऐसे थे जो चैनल पर डिस्कस हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली एग्जाम में वैसे ही देखने को मिले भी हैं। तो यही होप करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिले, लेकिन बिल्कुल इसके भरोसे नहीं रहना। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। इनके अराउंड अगर हम कोई चीज बोलते हैं कि आपको ये भी आनी चाहिए, तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से लर्न कर लेना है। एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिलेक्शन पक्का होना चाहिए, ये मेन बात है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो एनसीईआरटी में आपका जो सेल साइकिल वाला चैप्टर है या फिर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वहां पे हमको इसका कॉन्सेप्ट का एक थोड़ा सा हिंट मिलता है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हमसे पूछ रहे हैं जो कि है अलाइव। तो सबसे पहले जब स्मॉलेस्ट की बात आ रही है तो हम लोग को किंगडम मोनेरा के बारे में सोचना है। किंगडम मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा वहां पर आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी में गिवन है। क्वेश्चन आएगा तो इसी के अराउंड आएगा। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा इनके बाहर सेल वॉल नहीं होती है। बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे है? बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल भी नहीं प्रेजेंट है। तीसरी बात है कि ये एनएरोबिक हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो अगर हम ये पॉइंट्स लिखते चलें तो थोड़ा सा आपके लिए रिविजन वाला भी हो जाएगा पॉइंट ना। और जो चौथा पॉइंट हमको याद रखना है माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड, वो ये है कि ये पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में भी और कुछ प्लांट्स के लिए भी। तो हम लोग वन बाय वन लिख लेते हैं। पहले तो आंसर हमें मिल गया है माइकोप्लाज्मा। हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो माइकोप्लाज्मा है। एक ये कि ये कैन सर्वाइव। अगर आप कहीं पे नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप इसको पढ़ के जा सकते हैं, या फिर अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स भी हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है बीमारी करने वाले। एनिमल्स में भी करेंगे और प्लांट्स में भी करेंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक तो ये हो गया पॉइंट। और एक, इनमें सेल वॉल नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो सेल वॉल प्रेजेंट। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में मेन डिफरेंस क्या है, तो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल।
और एक तो ये पॉइंट यहाँ कवर ही हो गया है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीनेट वाली सीरीज में भी हमने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है और अभी भी। देखिए, जो सेल साइकिल होती है, जो सेल डिवीजन है, सेल साइकिल है, उसमें 4 मेन फेजेस होते हैं। एक है जीवन, पहले इनका ऑर्डर अच्छे से याद रखना है। जीवन है, फिर एस फेज है, फिर G2 फेज है, फिर एम फेज है। एम फेज यानी कि माइटोटिक या फिर मियोटिक फेज, और इसमें आता है PMAT यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो यहाँ पर तो प्रॉपर सेल डिवीजन वाला काम होगा। जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर है, क्रोमोसोम्स वगैरह है, उनका डिवीजन है। बाकी सेल ऑर्गेनेल्स का डिवीजन है, सेल डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में बन जाएगा। ये तो वो वाला होगा। इसके अलावा बाकी ये जो 3 स्टेप्स हैं, इनमें होता है तैयारी इस डिवीजन के लिए। तो जीवन में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो जीवन में सिंथेसाइज होंगे। ये जो एस फेज है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा और हिस्टोन प्रोटीन्स बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग डीएनए तो इजिली याद रख लेते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में हिस्टोन्स पे पूछा गया, हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि डीएनए की जब कॉइलिंग हो रही होती है तब इंपॉर्टेंट होते हैं। जब डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसकी बाइंडिंग के लिए हिस्टोन का ऑक्टामर लगता है ना, तभी तो जाकर एक पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन पाता है। तो वो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो भी एस फेज में बनते हैं। तो हमें एस फेज में 2 चीजें याद रखनी, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए सिंथेसिस है, और दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस। G2 फेज में क्या होता है, जब सेल डिवीजन होगा तो वहां पर आपका माइटोटिक स्पिंडल बनेगा, सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड होंगी, तो वहां पे जितना भी और एडिशनल प्रोटीन चाहिए वो G2 फेज में होगा। तो G1 फेज में सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, और G2 फेज में एडिशनल प्रोटीन्स का सिंथेसिस है। एम फेज में तो प्रॉपर डिवीजन होता ही है। वहां पे आपको स्टेजेस याद रखनी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों स्टेजेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी याद रखनी है। अगर हमको यहीं पे रिवाइज करनी हो तो प्रोफेज में मेन क्या रहता है कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होना स्टार्ट कर जाएगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर जाएगी। सेंट्रियोल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। मेटाफेज में एक सेंट्रिक प्लेट होगी, इक्वेटोरियल प्लेट होगी, उस पे सारे क्रोमोसोम्स अलाइन कर जाएंगे। एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, अगर वो एनाफेज सेकेंड है मियोसिस का। और माइटोटिक में तो होगा ही होगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। इसके अलावा टीलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी, पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट होने लगेगा, आपका जितना भी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो फिर से डीकंडेंस होने लगेगा। तो ये आपका पूरा एक सेल साइकिल और सेल डिवीजन रिवाइज हो गया इसमें। ये हमने मेन बात की है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इसके अलावा जो मियोसिस है उसका जो प्रोफेज है उसमें कई सारी स्टेजेस दी हुई हैं आपकी, जिसमें कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये सारी हैं। इनमें भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, वो भी 5 पॉइंट्स ही हैं, उन्हें भी रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से, तो इन्हीं 10-12 पॉइंट्स में से सम अप हो जाएगा। खैर, हमसे बहुत सिंपल चीज पूछी गई थी यहाँ पर, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो वो हमने एक ही बार में रिवाइज कर लिया, क्या, एस फेज। देखिए, ये फायदा रहता है ऐसे लेक्चर्स का। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन पे ही है, क्वेश्चन सेल साइकिल में कहीं से भी आ सकता है। तो हमने वो सारा कुछ पढ़ लिया, इसलिए एग्जाम से पहले ये परेशान नहीं होना है कि सिर्फ यहीं से एग्जाम में आ जाएगा, यही क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म नहीं, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि आने तो बायो से ही वाला है ना। हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो सब कुछ कवर हो जाएगा एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है विच प्लांट हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहेंगे, जो प्लांट में स्ट्रेस के टाइम पर रिलीज होता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्लांट के ऊपर कोई प्रॉब्लम है और प्लांट को ओवरकम करना है, सर्वाइव करना है, तब वो हार्मोन रिलीज होगा। तो ऐसा हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करेगा नहीं। जब स्ट्रेस वाली सिचुएशन होगी तो ग्रोथ को तो रोक देंगे ना, पहले सर्वाइवल पे ध्यान देंगे। तो वो काम करता है ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। तो आपको ऑप्शन नंबर C में गिवन है एब्सिसिक एसिड। तो इसको हो सकता है आपके एग्जाम में ABA लिख के भी आ सकता है। एब्सिसिक एसिड का ही शॉर्ट फॉर्म होता है ABA। तो ये क्या करता है, जैसे ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, पानी की कमी है या फिर ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। जो भी एक्सेस या पुरानी ओल्ड लीव्स लगी हुई हैं पेड़ पे, उनकी ड्रॉपिंग करा देगा। येलोइंग ऑफ लीव्स भी हो सकता है कभी कभी। मतलब ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे प्लांट को सर्वाइवल मोड में रहना है, स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, तो ABA हार्मोन लीव ड्रॉपिंग के लिए मेन तो इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा कि पत्तियां गिरने लगेंगी, स्टोमेटा का क्लोजर हो जाएगा, स्टोमेटा बंद होने लगेगा और ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देगा। ये काम है एब्सिसिक एसिड का। बाकी ऑक्सिन से अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली इंपॉर्टेंट है एपिकल डोमिनेंस, याद रखना है।
और अगर एनसीईआरटी का एक पॉइंट ध्यान रखें तो पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को भी ऑक्सिन हार्मोन ही प्रमोट करता है, लेकिन एपिकल डोमिनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है अगर ऑक्सिन से आएगा क्वेश्चन तो। अगर साइटोकाइनेन से क्वेश्चन आता है तो आपको सेल डिवीजन वाले पे टिक करना है, और अगर गिबरलिन है तो वो मेनली स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है, बोल्टिंग में, माल्टिंग में और जर्मिनेशन में। MBG याद रखना है, मोल्टिंग, बाल्टिंग और जर्मिनेशन गिबरलिन के थ्रू होता है। आई होप इस स्टेज तक आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होगा, ठीक है। जर्मिनेशन जब सीड से पेड़ बनने के लिए सीड जर्मिनेट करता है उसको बोलते हैं, बोल्टिंग इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए बोलते हैं, माल्टिंग सीड में ही प्रोसेस होती है माइलिएज एंजाइम के थ्रू। और ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, आई होप कहीं से आपने पढ़ रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपको देखना है कहाँ से पूछ रहे हैं, लंग्स से हार्ट। तो जहां भी लंग्स आ जाए वहां पे क्या वर्ड याद रखना है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया पल्मो, पल्मोनरी वर्ड कहीं भी आपको ढूंढना है तो सबसे पहले गिवन है पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी। चलिए एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हम लोग को अक्सर लगता है ना आर्टरी और वीन्स क्या है, तो कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को कैरी करती हैं उन नलियों को ब्लड वेसल्स बोलते हैं, तो या ट्यूब्स को ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा ब्लड वेसल जो ब्लड को, खून को हार्ट के पास ले जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वीन, और हार्ट से दूर ले जा रहा है ब्लड को तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्टरी, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, ये एक सबसे कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, ये चेंज नहीं होगी। अब हमारे हार्ट में सारा ब्लड बॉडी से सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला जितना भी ब्लड है वो आता है वेना कावा के थ्रू, हार्ट का जो राइट वाला एट्रियम है, फिर वहां से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अभी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना पूरी बॉडी में से, वो लेके आई है वेना कावा। अगर हम लोग इसको बहुत सिंपल में डायग्राम बनाते चले जिससे आपका डबल सर्कुलेशन रिवाइज हो जाए, तो ये ह्यूमन हार्ट का अगर ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लें और ऐसे करके, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन और इसमें जितने भी वेसल्स हैं उनको भी बनाएंगे, ठीक है। ये जा रही है लंग्स तक और ये लंग्स से यहाँ आ रही है, फिर ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी बॉडी है, बॉडी में से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, जिसमें CO2 होगी, वो जाएगा राइट एट्रियम में। अच्छा किसके थ्रू जाएगा, वेना कावा के थ्रू, वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होती है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और अच्छे से समझ आएगा। फिर ये राइट वेंट्रिकल गिवन है, राइट वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे लंग्स के पास में, लंग्स में ऑक्सीजन है ना, वहां से ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाएगी इस ब्लड में। तो इस वाली ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, ये है, क्योंकि ये लंग्स के पास जा रही है तो ये हो जाएगी पल्मोनरी, और ये देखिए ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है इसलिए इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड से कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऐसा नहीं है। आर्टरी और वीन्स की डेफिनेशन होती है वो ब्लड को किस डायरेक्शन में ले जाना है, अगर हार्ट के पास ले जा रही है तो वीन है, हार्ट से दूर ले जा रही है तो आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट से ले जाती है लंग्स के पास। अब लंग्स से वापस कौन लेके आएगा, लंग्स इन्वॉल्व है, फिर से पल्मोनरी वर्ड आ गया। अब हार्ट के पास ब्लड को लाया जा रहा है तो ये हो गई पल्मोनरी वेन, लेकिन अब इस ब्लड में ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर ये यहाँ से जाएगा पूरी हमारी बॉडी में, और ये कौन लेके जाती है, मेन यहाँ से जब निकलती है ये ब्लड वेसल तो इसको बोलते हैं ऑर्टा, ऑर्टिक आर्क प्रेजेंट रहता है, फिर बाकी ये ब्लड वेसल्स में आगे जाके डाइवर्स हो जाती है। आई होप आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आया होगा, कोई भी वीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो भी समझ में आ गया होगा। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लंग्स से हार्ट तक ही कौन लेके आता है, तो वो लेके आ रही है, बहुत सिंपल है, लंग्स से हार्ट तक कौन लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे पल्मोनरी वेन आंसर है। तो अगर अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी आएगा आपके एग्जाम में तो वो आपसे मिस नहीं होगा। तो मेन एम हमारा यही है, ये क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं, इनके आसपास के टॉपिक्स भी सारे रिवाइज हो जाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला हुआ है विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनेल है जो रिस्पॉन्सिबल है या कौन सी जिम्मेदार है ऑर्गेनेल। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो भी फूड हमने खाया है
उसमें से जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज से ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकाली जाएगी और एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो ये सब कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस के बाद में टीसीए साइकिल होगी और उसके थ्रू एटीपी का सिंथेसिस होगा लास्ट में। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला था। रेस्पिरेशन का हम लोग समझते हैं ये ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नहीं है। ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेना और CO2 को रिलीज कर देना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो भी ऑक्सीजन हमने ली है उसका यूज करके एटीपी का सिंथेसिस करना और जो CO2 रिलीज हो रही है उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर देना। ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है और ऐसे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग डिफरेंट है। तो हमें आंसर चाहिए था सेल्यूलर रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनल में हो रही है, कौन से रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनल, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। लाइसोसोम कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? इनमें बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड होते हैं, इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। गोल्जाई बॉडी क्या होता है? ये पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स में रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है उसको पैकेजिंग में गोल्जाई बॉडी इन्वॉल्व है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि आपको किसी भी ऑर्गन को, किसी भी मेजर ऑर्गन को देकर ये पूछा जा सकता है कि उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है। जैसे कि किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए लंग्स की कौन सी है फंक्शनल यूनिट, तो वो है एल्वियोली। अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन में कौन सी है, तो वो है न्यूरॉन। और ग्लोमेरुलस तो किडनी में एक पार्ट होता है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में गिवन है। ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस है, फिर पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है और कंडक्टिंग डक्ट। ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। तो हमसे फंक्शनल यूनिट पूछी है, एक पूरी यूनिट जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, बाद में रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, ये सब कुछ हो सकता है, वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया था, तो हम यहाँ टिक कर लेंगे नेफ्रॉन। बाकी अगर आपसे एल्वियोली पूछेगा तो आई होप आप याद रखेंगे आगे के लिए कि लंग्स में होती हैं एल्वियोली और न्यूरॉन रहता है ब्रेन में। या फिर आपसे अगर न्यूरल सिस्टम के लिए पूछा जाएगा, मेनली न्यूरल सिस्टम में, तो ये आ जाएगा। और ग्लोमेरुलस तो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी कौन सी है? लास्ट लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन था और हमने बोला भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आ गया है। तो इनमें से कौन सी एसटीडी है? तो सबसे पहले ही दिख गया ऑप्शन नंबर बी, एड्स है। और इसका पॉजिटिव एंजाइम आपको क्या याद रखना है? HIV। फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो याद रखना है कौन कौन सी डिजीजेज हैं, उनके पॉजिटिव एंजाइम्स कौन से हैं। ये बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, क्या क्या है, ये सब कुछ याद रखना है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सा याद रखना है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए मायोबैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल है, टाइफॉइड के लिए साल्मोनेला टाइफी रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए किससे होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर यहीं पे साइफिलिस गिवन होता है तो ट्रेपोनेमा पैलिडियम याद रखते हैं हम लोग उसके लिए। गोनोरिया गिवन होता है तो नेजेरिया गोनोरिया याद रखते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ये नई नहीं लग रही होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा है। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स? कहीं भी आता है, जाइलम टिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है, बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जाइलम, और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए यानी कि ग्लूकोज वगैरह के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम। तो ये दो मेन टिश्यूज हैं जो कि किसमें हम लोग इनको लिखते हैं, जो वॉस्कुलर वाले टिश्यूज हैं, वॉस्कुलर टिश्यूज हैं, उनमें हम लोग इसको लिखते हैं जाइलम फ्लोएम को। तो याद रखना है जाइलम फॉर वाटर, फ्लोएम फॉर फूड। और हो सकता है कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आए एग्जाम में, वैसे इतने चांसेस नहीं है लेकिन आ सकते हैं। तो एक बार आप एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रैकीड, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स और जो भी इनके और भी पार्ट हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स है, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार जाके इनको रिवाइज कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस लेक्चर में, के कमेंट्स में, या फिर अगले लेक्चर में हम लोग उन टॉपिक्स को भी डिटेल में या फिर शॉर्ट में डिस्कस जरूर कर लेंगे। तो प्लीज अपने डाउट्स कमेंट्स में लिखा करिए जिससे हम उन पे कुछ ध्यान दे पाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमंस? तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? सबसे पहले ओवरी जो होती है वहां पे तो ओवा बनता है, और स्पर्म आता कहाँ से? स्पर्म आता है विजाइना से, सर्विक्स में, फिर यूट्रस में आ जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में। अगर उसमें भी आपसे स्पेसिफिकली पूछे, यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, अगर यहाँ पे भी स्पेसिफिकली पूछता है आपसे कि फेलोपियन ट्यूब में कहाँ, तो जो एम्पुलरी रीजन है वहां पे होता है। देखिए फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इस्थमस, एक होता है एम्प्यूला, एक होता है इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ओवरी, अगर ये ओवरी है तो ये इनफंडिब्यूलम है। तो इनफंडिब्यूलम में आता है ओवा,
एग जो भी है, उसके बाद में वो एम्पिलरी रीजन में आएगा, वहां पर स्पर्म से उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी और जाइगोट बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो किधर जाएगा, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम फेलोपियन ट्यूब को या फिर ओवरी को यूट्रस से वहां पे जोड़ता है, जहां पर यूट्रस है वहां पर इनफंडिबुलम वाला पार्ट है। तो सबसे पहले इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। अगर एक बार एग्जाम से पहले आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम देख लेते हैं तो आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम में। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल था, हमसे फर्टिलाइजेशन पूछा था और वो होती है फेलोपियन ट्यूब में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसी के साथ आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला हुआ है विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा होता है, जो इवोल्यूशन के टाइम पे जिसका जो भी बेसिक फंक्शन था अभी वो नहीं है इसका फंक्शन, अभी ये बहुत ही रूडिमेंट्री हो गया, यानी कि यूजलेस हो गया और हमारी बॉडी में प्रेजेंट है बस। तो पहले कभी इसका यूज होता होगा पर अभी नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है, अगर हम ऑप्शन से चलें, लिवर, पेनक्रियाज, किडनी, इन सबका रोल है, अपेंडिक्स का नहीं है। अपेंडिक्स कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जब है उसके एंड पे, सीकम वाले पोर्शन के एंड पे प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। तो एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में डाइजेशन वाले चैप्टर में एक दो लाइंस इसके ऊपर गिवन है। तो एक चीज याद रखनी है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमंस में, ठीक है, और इसको रूडिमेंट्री भी बोल सकते हैं। अपेंडिसाइटिस सुना होगा, इसका यूज नहीं होता है कई बार बॉडी में और इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस, ये स्वेलिंग हो जाती है, तब अपेंडिक्स को रिमूव भी कर देते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन रखते हैं। एवोल्यूशन के साथ इसका कोई काम खास रहा नहीं है बॉडी में। कहाँ पे होता है तो याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेट करके। बाकी लिवर का फंक्शन होता है, बाइल प्रोडक्शन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, किडनी का फंक्शन है ब्लड के फिल्ट्रेशन का और यूरिन प्रोडक्शन का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है विच ग्लैंड सेक्रीट्स इंसुलिन। तो अभी हमने पढ़ा है जस्ट एक क्वेश्चन पहले कि पेनक्रियाज ग्लैंड सेक्रीट करती है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है और इंसुलिन किस डिजीज से रिलेटेड है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है और हम लोग इसको एक बार यहाँ भी लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायबिटीज इंसुलिन से रिलेटेड है, ये सबको पता है, लेकिन मेलाइटस है या इंसिपिडस है। तो डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड है इंसुलिन। क्यों, मेलाइटिस का मतलब होता है हनी, और जब इंसुलिन की कमी होगी बॉडी में तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा और सेल्स उस शुगर का यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इंसुलिन से रिलेटेड होता है डायबिटीज मेलाइटिस। आई होप एग्जाम में आपको ये याद रहेगा। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एड्रीनल ग्लैंड एड्रेनलिन बनाती है, बाकी कॉर्टिसोल्स बनाती है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स को बनाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर पूछा है हम लोगों से, ये किसी बैक्टीरिया से, किसी पैथोजन से नहीं हो रहा है, किसी वायरस से नहीं हो रहा है, ठीक है। डायबिटीज कैसा डिसऑर्डर है, डायबिटीज हो रहा है किसी एक हार्मोन से, या तो हार्मोन जो एडीएच है उससे होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, या फिर अगर ये हो रहा है इंसुलिन से तो ये डायबिटीज मेलाइटस हो गया, तो ये तो हार्मोनल हो गया। फिर मलेरिया आपका होता है प्लाज्मोडियम वाइविक्स से। आई होप ये आपको अभी तक लर्न हो गया होगा, प्लाज्मोडियम वाइविक्स से रिलेट करना है मलेरिया को, ठीक है। न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से, तो ये भी बैक्टीरियल हो गई। बची कौन सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एनसीईआरटी में गिवन है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, जो हमारे जीन्स है उसमें एक जीन में म्यूटेशन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड हो जाती है। जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए दिया हुआ है ना, कैस्केड ऑफ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, वहां पे प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता है उन फैक्टर्स का, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ये कैसी है ये याद रखना है, हीमोफीलिया के लिए ये लाइन याद रखनी है, ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब तभी होगा जब दोनों जीन्स पे ये वाला होगा, डिफेक्टिव वाला जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो और ये फीमेल इसमें कैरियर रहती है। अगर हेट्रोजाइगस स्टेज है तो वो फीमेल कैरियर रहेगी, होमोजाइगस स्टेज में ही डिजीज मिलेगी, ठीक है। तो रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये तीन बातें याद रखनी है। होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ऐसे इंडिविजुअल्स में, यानी कि अगर कुछ चोट लगने से या किसी रीजन से उनके ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो वो खून बहना बंद नहीं होगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। एग्जाम में नॉट, फॉल्स, नॉट ट्रू ऐसे वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो जाए मैं पहला ऑप्शन पढ़ के टिक करके चले आ रहे हो, हमसे पूछा था गलत वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हमसे पूछा है फंक्शन नहीं है लीवर का। लीवर का फंक्शन क्या क्या होता है, बाइल सेक्रेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, और हमको यहाँ पे क्या गिवन है, ब्लड प्योरिफिकेशन गिवन है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट गिवन है। ब्लड प्योरिफिकेशन इन्होंने स्प्लीन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। स्प्लीन में
पार्ट ऑफ लिवर होता है, वहां पे ग्रेवयार्ड ऑफ आरसीबी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्लड प्यूरिफिकेशन गिवन है। बाकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लिवर नहीं करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड में होने वाले रेड ब्लड सेल्स या फिर कुछ अमाउंट में प्लाज्मा भी ट्रांसपोर्ट करता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द पावर हाउस ऑफ सेल्स, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूरे लेक्चर का, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। अभी आपको ये थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा कि इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर इसलिए हैं कि आप ऐसा होता है जब हम लोग एग्जाम में हैं तो हमारा एक पैनिक मोड रहता है, ऐसा लगता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, और उसमें हम लोग उसको सिंपल सा आंसर ना करके ओवर थिंकिंग में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो एग्जाम में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो उसको सिंपल सा आंसर लगाना है, आगे बढ़ना है, यहाँ टाइम बचा के टफ वाले क्वेश्चन को टाइम दे देना है जाकर। तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में हो क्या रहा है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पीसीए हो रही है, इसकी वजह फॉस्फोराइलेशन हो पा रहा है, मतलब एटीपी का सिंथेसिस हो पा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट ये होता है प्लांट्स में, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा यहाँ पे, जैसे हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर क्या होता है? यानी जहाँ से खाना भी जाए और एयर भी जाए, तो ये होता है हमारा फारिंग्स। आपको फारिंग्स याद रखना है। फारिंग्स कॉमन पैसेज है खाने के लिए भी, एयर के लिए भी। इसके बाद में जो खाना होता है वो चला जाता है ईसोफेगस में, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। जो एयर होती है ये चली जाती है लारिंग्स के थ्रू होते, साउंड बॉक्स के थ्रू होते हुए ट्रैकिया में, जिसको विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे ट्रैकिया क्या है। ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। ये ऑल्टरनेट नेम्स हैं। कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे में और हम लोग एग्जाम के टाइम पे क्लिक नहीं करता, तो वहां प्रॉब्लम ना हो। लारिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। हम लोग जो बोलते हैं ना, ये लारिंग्स में ही अलग अलग स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से हम लोग अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं और अल्टीमेटली बोल भी पाते हैं। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है, ईसोफेगस। ठीक है, बाकी फारिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला है विटामिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन की वजह से होती है? विटामिन के की वजह से होती है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। विटामिन के कैसा है? ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन आपके कोर्स में कौन कौन से गिवन है? फैट सोल्यूबल, ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के आपको गिवन है फैट सोल्यूबल। बी एंड सी ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी होते हैं। ठीक है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ये आपको विटामिन ए का रोल पूछ सकते हैं। इसका रोल मेनली आपके आई की फंक्शनिंग में होता है और इसका आपका ज्यादातर नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए वाला। विटामिन बी के मल्टीपल रोल्स हैं। विटामिन B12 को याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस कर्ड वाले से, अगर B12 से रिलेटेड आता है। विटामिन सी स्कर्वी के लिए है रिस्पॉन्सिबल। और विटामिन सी मिलता कहाँ है? सिट्रिक फ्रूट्स में मिलता है, लेमन वगैरह में हम लोग को विटामिन सी मिलता है। अगर विटामिन डी पूछ रहे होते तो आपको याद रखना है, अगर बीमारी पूछ रहे हैं तो रिकेट्स से रिलेट करना है, और अगर आपसे सोर्स पूछ रहे हैं तो सनलाइट याद रखना है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक था और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच प्रोसेस हेल्प्स इन प्रोडक्शन इन सेल्स, एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स। तो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सेल्स में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, रेस्पिरेशन। देखिए आज हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े जो हम रिलेट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे एटीपी बनता है। एटीपी किस प्रोसेस से बनता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन से बनता है। और हमसे यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि एनर्जी प्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, तो वो हो रही है रेस्पिरेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स। ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमल सेल्स है रिस्पॉन्सिबल। और फर्मेंटेशन आपको दिया हुआ है ईस्ट से रिलेटेड। ईस्ट में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जब अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है CO2 के साथ में। CO2 मतलब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो पाता है, तब अल्कोहल का भी प्रोडक्शन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस। एनीवेज आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है? वास डिफरेंस मेल में होता है, एपिडिडाइमिस मेल में होता है, यूट्रस फीमेल्स में होता है, यही हमारा सही ऑप्शन है, और टेस्टिस भी मेल्स में होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेस्टिस की लोकेशन के ऊपर। स्क्रोटम बॉडी के बाहर क्यों होता है? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसको 3 डिग्री सेल्सियस, बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है
स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसलिए स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर है, उसमें टेस्टिस है और वहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है। बाकी यूट्रस का मेन फंक्शन तो एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में है और दूसरा जब भी जेस्टेशन पीरियड है तो उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट का काम यूट्रस में हो रहा होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मेजर ऑर्गन है ओवरी के साथ साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच अमंग दीज इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए नॉट वर्ड पे ध्यान देना है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो कार्टिलेज कनेक्टिव है, हमें 3 बेसिक कनेक्टिव टिश्यूज याद रखना है, एक ब्लड, एक बोन और एक कार्टिलेज। बीबीसी, ब्लड बोन कार्टिलेज, ठीक है। तो ब्लड हमारा है बॉडी में इंटरनली प्रेजेंट है, बोन्स हमारी स्केलेटल सिस्टम में है और कौन सा नहीं है कनेक्टिव टिश्यू, स्किन। स्किन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। स्किन को अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में डर्मा का एग्जांपल गिवन है जो कि स्किन से रिलेट करता है। तो क्यों गिवन है, क्योंकि स्किन एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। स्किन में मेनली फंक्शन है एपिडर्मल सेल्स का, एपिडर्मिस बनाती है ना हमारी आउटर कवरिंग बना रही है स्किन, लेकिन इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू भी है कुछ अमाउंट में, लेकिन मेजरली क्या है, एपिडर्मल टिश्यू है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन है जो कनेक्टिव नहीं है वो स्किन है, क्योंकि स्किन एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आते हैं। आपको ये याद रखना है बीबीसी, कनेक्टिव टिश्यूज में बीबीसी, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, ठीक है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। बस इसके बाद में 5 क्वेश्चंस और बचते हैं इस लेक्चर के लिए, ठीक है। विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में वहां मिलेगा आपको क्लोरोफिल जो है। इस पिगमेंट की वजह से ही पेड़ों में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। हम सब में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, हम सब में क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए हम लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हम हेट्रोट्रॉफिक हैं। पेड़ों में होता है क्लोरोफिल, इसलिए पेड़ है जिसमें आप लोग पढ़ते हैं ना एल्गे, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, इन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए ये सारे ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद ही बना भी पा रहे हैं। हम लोगों में हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या है, ये ब्लड में प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मेलेनिन प्रेजेंट है, मेलेनिन स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैरेटिन प्रेजेंट है, ये हेयर में और नेल्स में मिलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स आपको गिवन है, लेकिन क्लोरोफिल हमें कहाँ मिलता है, पेड़ों में। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और है कैसा, पिगमेंट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस होता कहाँ पर है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली ऑर्गेनेल जो है वो मेन ऑर्गेनेल हमारी राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री है। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम की जरूरत होती है। तो आता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो आप राइबोसोम टिक कर देंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। ये लास्ट लेक्चर में भी था, ब्रेन के फंक्शन, जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शन आ सकते हैं। तो ब्रीथिंग में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है मेड्यूला ऑब्लंगेटा हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। जितना भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड चीजें हैं वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा के कंट्रोल में है। जो भी हमारी बॉडी के बॉडी पोस्चर्स, बॉडी के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, वो सब सेरेबेलम कंट्रोल करता है। याद रखना है, इक्विलिब्रियम, सेरेबेलम बॉडी पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सेरेब्रम जो है वो बॉडी में मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए है। जो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन बनाता है, जो फोल्डिंग्स आपको दिखती है, वो सेरेब्रम होता है। और बोन्स वाला एरिया भी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में ही इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। सिंपल क्वेश्चन है, अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड यूज होता है, बाइनरी फिजन। सिंपल, एक अमीबा टूटकर 2 अमीबा में बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है, अमीबा जो होता है वो एक सेल का है, तो ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और उसी को हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। उसी से 2 अमीबा के सेल्स बन जाते हैं। बडिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, ईस्ट में देखने को मिलती है। अगर आपको ये देखना है कि ये एग्जांपल्स आपको कहाँ गिवन है, तो क्लास 12th की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में गिवन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो बडिंग कहाँ देखने को मिलती है, लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ईस्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फ्रैगमेंटेशन आपको एक तो स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल गिवन होगा, स्पाइरोगायरा में होता है फ्रेगमेंटेशन। फॉर्मेशन अलग अलग फंजाई में होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमको सिर्फ एक ही लिखना हो तो हम लोग पेनिसिलिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओवेरी डेवलप कर जाती है फ्रूट में, पूरी की पूरी ओवेरी बन जाती है फ्रूट। ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड्स। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि जो सीड्स हैं वो बना देते हैं ओव्यूल को जाकर। स्टाइल और स्टिग्मा ये डीजेनरेट कर जाती हैं, इनका कोई बहुत रोल है कि ओवेरी डेवलप करती है फ्रूट में और जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप कर जाते हैं सीड्स में। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग अपने लेक्चर के।
क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिवन हो। तो फर्टिलाइजेशन, बडिंग, कॉप्यूलेशन और पॉलिनेशन। तो इसमें जो बडिंग वाला है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें पेरेंट से गैमेट्स आए, उनका फ्यूजन हो और तब प्रोजेनी बने। अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और उसमें कुछ ऐसा हो रहा है जैसे फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, तो वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। पॉपुलेशन को भी हम लोग फर्टिलाइजेशन ही बोल सकते हैं। और पॉलिनेशन में एक जो पेड़ है या एक फूल है उसके एंथर का दूसरे वाले फूल के या फिर सेम ही फूल में ओवेरी पे जाना, वहां स्टिग्मा पर जाना और ओवेरी तक मेल गैमेट्स का पहुंचना, फीमेल गैमेट्स से फ्यूजन, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन। तो वो हमें नहीं चाहिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी ऐसा डाउट रह जाता है इस पूरे लेक्चर में तो आप उसको नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और जो भी प्रॉब्लम आपको आती है ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने का। लास्ट लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि ये जो क्वेश्चंस हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इन टॉपिक्स के अराउंड ही क्वेश्चंस आएंगे। जो भी टॉपिक्स हमने इंपॉर्टेंट बोले हैं आई होप एक बार आप उनको जाकर एनसीईआरटी से या अपने नोट से रिवाइज कर लेंगे। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो एग्जाम के लिए आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि क्या क्लास 11 से भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो हाँ आएंगे, क्योंकि सेल साइकिल है, कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो नहीं छोड़े जा सकते। ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस कुछ तो आएंगे ना। अगर आप पूछते हैं क्लास 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं तो आप नोट कर सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो 7 चैप्टर्स हैं वो तो है ही हैं। डाइजेशन, ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल, लोकोमोशन, हार्मोनल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है और सेल वाले से तो आ ही सकता है। बाकी के सारे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बेसिक भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम में कर लेंगे। बहुत ज्यादा टिपिकल एग्जाम में नहीं आएगा। बायो तो फिर बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो अच्छे से आती होगी, बायो टैकल हो जाएगी। एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में लिख दीजिए, हम अगली वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, या फिर हो पाएगा तो कमेंट में ही एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर 149 में आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, सोल्यूशंस मिल जाएंगे, टीचर्स का गाइडेंस मिल जाएगा। एक बार जाकर आप ये टेस्ट देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एग्जाम से पहले। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप पे टीचर्स सपोर्ट भी मिल जाएगा। 149 एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। अगर आपको इसको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा कैसे ज्वाइन करना है इस बैच को। इसके अलावा टीचर से कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो सब आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। वर्षा भारद्वाज साइनिंग ऑफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, सब अच्छे से टैकल हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम या हमारी टीम डेफिनेटली उसको एड्रेस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।